ऑलराइट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 शुरू किया था जब मैं स्ट्रीम कर रहा था और हमारे पास जो है वो स्ट्रीम की क्वालिटी में कोई इशू आने लग गया था। तो इसलिए अब मैं यहाँ से एज अ रिकॉर्डिंग जो है वो इस चीज़ को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो पार्ट ए को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इट्स अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। करंट कैरिंग कंडक्टर की जगह आप यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल अ मूविंग चार्ज और अ मैग्नेटिक पोल भी लिख सकते हैं। जब ये वायर इनटू द करंट पेज लेकर जा रही है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनानी है। 4 सर्कल्स बनाने, उन्होंने कहा 4 फील्ड लाइन्स बनाए तो सर्कल्स बनेंगे। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि ये जो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स ये इंक्रीज होते रहना चाहिए बिकॉज फील्ड डिक्रीज हो रही है। तीसरी बात ये कि क्लॉकवाइज बनेंगे बिकॉज राइट हैंड रूल से आपको पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्लॉकवाइज होनी चाहिए। उसके बाद हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया। उसमें आपसे कह रहे हैं कि वायर पी की वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो 2.6 मिली टेस्ला है। क्यू के अंदर जो करंट पास कर रहा है 5 एम्पेयर है। क्यू पे फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल दें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है क्यू के अंदर वो पी ने प्रोड्यूस की है जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है। क्यू उसके अक्रॉस 90 डिग्री पे गुजर रहा है तो 5 एम्पेयर का उसका करंट है। हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। एंगल तो 90 है क्योंकि वो इनटू द पेज है और मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन ऑफ द पेज है तो ये तो 90 है। साइन थीटा 90 हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा। बी आई एल के अंदर आपको एफ नहीं निकालना बी आई एल से, बल्कि फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है तो एफ अपॉन एल निकालना है। तो यानी बस बी आई कैलकुलेट करना है। तो बी की वैल्यू ये हो गई मिली टेस्ला में, उसको टेस्ला में कन्वर्ट किया और करंट 5 एम्पेयर है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन क्यू आ गई आपके पास। अब वो कह रहे हैं कि क्यू पे फोर्स की डायरेक्शन क्या है। टू द राइट क्यों लिखा, क्योंकि ये वायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही हैं। अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही होती तो हम क्या करते कि हम इनको अट्रैक्ट करवाते थे। तो क्यू पे फोर्स क्योंकि इस तरह लग रही तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया टू द राइट। अब कह रहे हैं फ्लक्स डेंसिटी ऑफ पी, आपने क्या कहते हैं पी के ऊपर जो फ्लक्स डेंसिटी क्यू प्रोड्यूस करी है 1.5 मिली टेस्ला है। मतलब कह रहे हैं इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है 1.5 मिली टेस्ला है ड्यू टू क्यू, यानी कि इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई 1.5 मिली टेस्ला है। और वो कह रहे हैं कि पी पे जो है वो आप पी का करंट बता दें और अपनी रीजनिंग बताएं। उसके अंदर हम सबसे पहली बात ये स्टार्ट करेंगे पी पे और क्यू पे जो फोर्स है ना वो इक्वल होगी और ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस पे जितनी फोर्स लग रही है ना पर यूनिट लेंथ, इस पे भी फोर्स पर यूनिट लेंथ उतनी ही लगेगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इनका इसका जो बी आई वाला पार्ट था, इसका जो एफ अपॉन एल इज इक्वल टू बी आई वाला पार्ट था, तो इसका बी आई वाला पार्ट और उसका भी बी आई वाला पार्ट इक्वल होगा। तो पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है वो क्यू ने प्रोड्यूस की है और जो करंट होता है वो पी का डालते हैं। क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की है वो पी ने प्रोड्यूस की है और करंट हम यहाँ पे क्यू का डालते हैं। राइट, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये चीज़ निकालनी है, हमें ये चीज़ निकालनी है। जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ रहा है 1.5 और ये था 2.6, इसकी वैल्यू तो 5। यहाँ पे एज ए रिजल्ट पिछले पार्ट का आंसर भी लिख सकते थे लेकिन मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमें करंट इन पी निकालना है। अब आप सोच रहे होगे कि सर ने मिली टेस्ला को टेस्ला में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। बेटा मैं यहाँ पे -3 लिखूँ 10 की पावर -3 यहाँ पे लिखूँ तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो बात तो एक ही हो गई घूम फिर के। सो दैट बेसिकली मीन्स कि हम यहाँ पे इसका मतलब है कि हम यहाँ से पी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमारी रीअरेंज करके सॉल्व करने से 8.7 आ जानी चाहिए। इसको एक दफ़ा मैं कैलकुलेटर से डबल चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही है, 8.66 आ रही तो 8.7 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय de Broglie वेवलेंथ। de Broglie वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल होती है, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल जिसके पास मोमेंटम होता है। सो इट इज़ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। इट इज़ द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल। इसमें जो वर्ड मूविंग है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूविंग नहीं होगा पार्टिकल तो उसके पास कोई मोमेंटम नहीं होगा, मोमेंटम के बगैर ये वेवलेंथ निकल नहीं सकती। अब ये जो सारा एक्सपेरिमेंट है ना ये इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का टॉपिक आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा होगा। ग्रेफाइट का मटेरियल है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गुजारे जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो है स्क्रीन पे जाकर डिटेक्ट किए जाएंगे। और हमें पता है कि डायफ्रैक्शन रिंग्स बनाते हैं, यानी कि अगर आप स्क्रीन को सामने से देखें तो उस पर इस तरह रिंग्स बनेंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यूँ 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 चारों डायरेक्शन में निकलेंगे। तो ये आपको स्क्रीन दिख रही है। आफ्टर पासिंग थ्रू द क्रिस्टल electrons reach the fluorescent screen and this is how the fluorescent screen is
the front on vision of the fluorescent screen, and what you can see is the diffraction rings. State the name of the phenomenon demonstrated by this, and this is electron diffraction. Electron diffraction. आप सिर्फ डायफ्रेक्शन भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डायफ्रेक्शन हो रही, बस ये आपने अलग से बता दिया। उसके बाद आप कह रहे हैं व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो पार्टिकल्स हैं, लेकिन डायफ्रेक्शन जो है वो वेव का बिहेवियर कंसिडर किया जाता था। तो इसका मतलब अब हम क्यों के कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रेक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए हम जो है वो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी वेव लाइक बिहेवियर उनका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेडिंग आउट, which means they are undergoing diffraction, which is a wave behavior. So we can conclude that electrons have wave-like properties. ठीक हो गया? All right. All right. आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन बी आर नाउ एक्सेलरेटेड थ्रू अ ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये जो कैथोड है और ये जो एनोड है, इसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाया जाता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनकी डायफ्रेक्शन पे फ़र्क पड़ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अब नया पैटर्न बना है, इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा स्पीड से आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा स्पीड होगी जब वो ग्रेफाइट के क्रिस्टल में से गुजरेंगे। अब स्पीड का डायफ्रेक्शन से क्या ताल्लुक है, आपको ये समझना है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का आप लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है वो क्या है, H/P। जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज़्यादा है तो उनका मोमेंटम बढ़ गया, उनका मोमेंटम बढ़ गया तो उनकी वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई। अब ग्रेफाइट के क्रिस्टल तो वही रहा, यानी कि डायफ्रेक्शन में जो गैप्स हैं वो तो सेम रह रहे हैं, गैप्स तो सेम रह रहे हैं, लेकिन वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अब जब वेवलेंथ गैप के मुकाबले में कम हो जाती है तो डायफ्रेक्शन थोड़ी सी, आपकी जो डायफ्रेक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि कम स्प्रेड आउट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अगर पहले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा स्प्रेड आउट हो रहे थे तो अब इलेक्ट्रॉन्स कम स्प्रेड आउट होंगे, यानी कि अब वो कम स्प्रेड आउट होंगे। तो अब ये जो डायग्राम बना है, आपने इसके मुकाबले में क्या करना है कि दोबारा से इसी डायग्राम को ऑलमोस्ट रिपीट करना है, लेकिन इसके अंदर आपने क्या करना है, रिंग्स को करीब कर देना है, डायफ्रेक्शन रिंग्स को करीब कर देना है। तो यहाँ पे आपका डायग्राम कुछ इस किस्म का बनेगा। इस तरह का कुछ बना देंगे, क्योंकि वहाँ एक ही रिंग बनी हुई है तो इसलिए मैं, अच्छा एक रिंग और बनी हुई है ना, एक रिंग और बनी हुई है, इस रिंग को भी, और अच्छा ये तो सिर्फ सर्कल है तो बस के अंदर एक ही रिंग बनाई है मैंने, वही रिंग रिपीट किया लेकिन करीब कर दिया। आप इसको बेशक और छोटा कर दो, ठीक है, इसके अंदर एक और रिंग बना सकते हो, बनाना चाहो तो इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, अब इसके बाद आप बात करेंगे एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू डी ब्रोगली वेवलेंथ द चेंज इन द पैटर्न ऑन द स्क्रीन। आप बोले आपने जो डायग्राम बनाया इसको बात को एक्सप्लेन कर दें, तो ये रही हमारी एक्सप्लेनेशन पता थी जब ही तो बनाया था, तो इस बात को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने जो डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला पढ़ा था ना एएस फिजिक्स में, वो ये था डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। देखो बेटा डी तो सेम रहा, डी तो सेम रहा, लैम्डा हो गया डिक्रीज, एन तो ऑर्डर होता है, यानी कि ये एन इज इक्वल्स टू 0 है, ये एन इज इक्वल्स टू 1 है, अगली रिंग जो है वो एन इज इक्वल्स टू 2 होगी। थीटा पे लैम्डा के डिक्रीज़ होने का क्या फ़र्क पड़ेगा, आपने बोला कि लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो साइन थीटा डिक्रीज़ होना चाहिए, यानी कि थीटा डिक्रीज़ होना चाहिए। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैथमेटिकली भी आ सकती है। तो हम बताएंगे इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रैवलिंग फास्टर, so they will have more momentum and therefore their wavelength will decrease, full stop. Since the gap remain the same in graphite and wavelength is now smaller, so the diffraction will be less.
टाइपोस ठीक कर लूँ फिर आगे चलते हैं। सो कीवर्ड्स हमारे पास मोर मोमेंटम, वेवलेंथ विल डिक्रीज, गैप सेम है तो डायफ्रैक्शन कम होगी, रिंग्स क्लोजर टुगेदर। ठीक है बेटा, आ जाए अगले सवाल पे आ जाएं। फिगर टेबल 8.1 shows some data relating to the properties of air, gel and body tissue. The data is given. Density दी हुई है, speed of sound दी हुई है, specific acoustic impedance दी हुई है। डेंसिटी होता है रो, स्पीड ऑफ साउंड होता है v और ये होता है z, और z जो है ये इसको ऐसे कह लो c, z जो है वो p मल्टीप्लाई बाई c से आता है। यार इतना आसान है। तो आपने शो दैट द स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस ऑफ जेल इज़ दिस, तो ये निकालनी है। तो z इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ साउंड करना है। तो इसको और इसको बस मल्टीप्लाई करना है, जल्दी जल्दी से कर लें। आपके पास यूनिट्स जो हैं वो ऑलरेडी SI यूनिट्स हैं, सो यू डोंट हैव टू डू मच, just multiply them together and you should get your answer. Alright, so that's the answer. Moving on, complete table 8.1 by calculating the missing values to 3 significant figures. Use the space below for every working that you need. तो भाई इसको निकालने के लिए, डेंसिटी ऑफ एयर निकालने के लिए मैं z डिवाइडेड बाय c करूँगा। तो 440 डिवाइडेड बाय 340 करना है, जल्दी जल्दी कर लें। हमारे पास आ जाता है 1.29 1.29 आ गई। उसके बाद हमारे पास हमें स्पीड निकालनी है टिश्यू के अंदर, तो उसके अंदर हम z डिवाइडेड बाय रो करेंगे टिश्यू के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.68 टाइम्स 10 टू द पावर 6। मज़े की बात ये टिश्यू की वैल्यू जो है और जो जेल की वैल्यू है स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस की वो सेम है। तो डेंसिटी यहाँ पे 1090, तो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, अपना जवाब लिख लेते हैं, जल्दी से चेक कर लें। तो 1541 आ रहा है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कितना हो जाएगा, 1540, और ये वाली वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल ली थी, राइट। सो दिस इज़ इट। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। यूज़ द इंफॉर्मेशन ए टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर एयर टिश्यू बाउंड्री। इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है कि कितना रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कितना परसेंट आप सोच सकते हो कि इंसिडेंट साउंड जो है अल्ट्रासाउंड वो दो मीडियम्स की बाउंड्री के बीच में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये जो अल्फ़ा होता है इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये होता है रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी अपॉन इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो ये एसेंशली आप समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपली Z1 माइनस Z2। अब 1 और 2 आप किसी को भी बोलें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर। 1 और 2 आप किसी को भी बोलें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। अब ये Z की वैल्यूज़ जो हैं इनको आपने करना है एयर और टिश्यू के बीच में। तो आप कौन सी वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, ये वाली और ये वाली, 440 और 1.68 टाइम्स 10 टू द पावर 6। तो बड़ी वैल्यू पहले लिख देता हूँ, बस ऊपर और नीचे प्लस माइनस का फ़र्क है। तो आपका ये रेशियो जो है वो क्या आना चाहिए। ये बात मैं पहले ही बता दूं, जब दो वैल्यूज़ बहुत डिफरेंट होती है ना, तो उनके बीच में जो इंटेंसिटी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है ना, वो क्लोज टू 1 आता है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.999। ये आपको कैलकुलेट किए बगैर भी पता चल जाना चाहिए कि आंसर 0.99 के करीब ही आएगा। तो जब दो मीडियम्स बहुत डिफरेंट होते हैं ना, जैसे एयर और टिश्यू है, दो डिफरेंट चीज़, उनकी डेंसिटीज़ बहुत डिफरेंट हैं, तो उनके अंदर स्पेसिफिक अकूस्टिक इम्पीडेंस भी बहुत डिफरेंट होगी, तो उनका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो क्लोज टू 100% आ रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ द अल्ट्रासाउंड अगर एयर और टिश्यू की बाउंड्री पे होगा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे 0.9993 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे, क्योंकि इस सवाल में सब कुछ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। जेल टिश्यू बाउंड्री के अंदर आप ये वाली और ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। दोबारा से वही फार्मूला है, लेकिन अब क्योंकि दोनों ही 1.68 है, ये आपकी
जो वर्किंग है इसमें 1.68 माइनस 1.68 है और 1.68 प्लस 1.68 है, टाइम्स 10 की पावर 6 कर दो, बल्कि नहीं, हाँ ओके। अब इससे आपका आंसर जो है वो जीरो ही आना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ऊपर न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। तब दो बाउंड्रीज बहुत सिमिलर होती हैं तो ये क्लोज टू जीरो आता है। अब ये तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट सेम थी तो इक्वल टू जीरो ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात इससे आपको समझ में क्या आती है, जब दो बाउंड्रीज बहुत डिफरेंट होती हैं, जिनका Z1 और Z2 की वैल्यू बहुत डिफरेंट होती है, तो ज़्यादातर साउंड रिफ्लेक्ट कर जाता है और ट्रांसमिट बहुत कम होता है। लेकिन जब दो बाउंड्रीज बहुत सिमिलर होती हैं तो मोस्टली अल्ट्रासाउंड एक से दूसरी टिश्यू के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है और ज़्यादातर जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, लाइक मोस्टली ट्रांसमिट हो जाता है, रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट नहीं होता। यूज योर आंसर बी टू एक्सप्लेन व्हाई जेल इज अप्लाइड ऑन द स्किन ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड। सो इफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस, अगर आपका कभी अल्ट्रासाउंड हुआ है, जो पे किसी का वो उसे पता होगा कि जब भी अल्ट्रासाउंड आपको हॉस्पिटल में करते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर पहले जेल लगाते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड वाला ट्रांसड्यूसर आपकी स्किन के ऊपर रखते हैं, क्योंकि आपकी जो अल्ट्रासाउंड है उसने एयर से आपकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करना है। अब एयर और आपकी जो बॉडी है, मतलब बॉडी का टिश्यू है, उनका जी वैल्यूज इतनी डिफरेंट है कि मोस्टली जो है वो साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होगा अल्ट्रासाउंड, तो अपना काम कैसे करेगा, बॉडी के अंदर की इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी। तो इसलिए जेल लगाते हैं ताकि अल्ट्रासाउंड जेल से होते हुए आपकी बॉडी के अंदर जाए। जेल से होते हुए जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जेल लगाते हैं उसके ऊपर ट्रांसड्यूसर रखते हैं, जेल से होते हुए आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो मोस्टली आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है अल्ट्रासाउंड। उसके बाद फिर अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है उससे सारी इन्फॉर्मेशन आती है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विदाउट जेल most of the ultrasound is reflected and does not enter the body. With gel, most of the ultrasound will enter the body and hardly any will be reflected. Full stop. We need the ultrasound to enter into the body in order to get information. Full stop. ये आखिरी लाइन मैंने ऐसी एक्स्ट्रा लिखी है लॉजिक के लिए, लेकिन खैर है, मतलब जो दो पॉइंट्स थे वो पहले दो सेंटेंसेस में ही थे। ओके, अब हमारे पास आई थिंक दो क्वेश्चंस रह गए हैं, एक मिनट रुकिएगा। Okay, carbon 11 is a radioactive and decays by beta plus emission to form boron 11. Carbon 11 has a half life of 20. Boron is stable, यानी कि कार्बन से जब बोरॉन बनता है तो आगे कुछ नहीं होता। तो हाफ लाइफ का क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द particles to decay in the sample, right? या फिर number of undecayed particles to reduce to half of their original value, or the activity to decay to half of the for the activity of the sample to reduce to half. तो number of nuclei भी हो सकता है, activity भी हो सकता है, दोनों चीज़ें possible हैं. It is the time taken for the number of radioactive nuclei to reduce to half of their previous value. A sample contains n naught nuclei of carbon 14 and no other nuclei at time 0. So पूरे sample में 100% carbon 11 है. Sketch the variation of T time of boron 11 in the sample. अब यूजुअली जो आपने डायग्राम याद किया होगा वो इस तरह का बन रहा होता है, जिसमें हाफ लाइफ के बाद जो है, जिससे 20 मिनट्स की हाफ लाइफ है, अगर ये कार्बन का होता ग्राफ तो यहाँ से आप बनाना शुरू करते, 20 मिनट्स के बाद आप हाफ कर देते, 20 मिनट्स के लिए बाद आप 25% कर देते, फिर इतना कर देते, यूँ ग्राफ बनता। बट अब सीन ये है कि अब आप बोरॉन का बना रहे हैं, इसकी शायद आपकी प्रैक्टिस ना हो तो आपको मैं समझा देता हूँ। कार्बन का यूँ बनता, हर 20 मिनट्स बाद मैं हाफ कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा बोरॉन है ना,
उसका काम आपने इस तरह समझना कि बोरॉन के ज़ीरो हैं अभी इनिशियली सैम्पल्स, तो जब कार्बन के हाफ हो जाएंगे तो बोरॉन के भी 0.5 n तक आ जाएंगे। अब जब कार्बन के 0.5 से 0.25 देंगे तो बोरॉन के इसमें 0.25 ऐड होंगे, यानी कि वो 0.75 पे जाएगा, और उसके बाद वो इसी तरह यहाँ पे और यहाँ पे जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ बनना चाहिए। इस ग्राफ को आपने सीधा नहीं करना हरगिज़ एंड पे, ये एंड पे आपने ग्राफ सीधा नहीं करना, इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल नहीं करना, ठीक है, ये ऊपर ही जा रहा हूँ एंड पे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से ग्राफ हॉरिजॉन्टल नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 4 कोऑर्डिनेट्स को चेक करेंगे, ये आपके सही होने चाहिए। ऑलराइट, सो 0,0, 20,5 एंड देन 40,075 एंड देन 87.5, 0.875 वो चेक कर लेंगे। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रैंडम नेचर वाई द एक्टिविटी ऑफ द कार्बन सैम्पल डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल जो है वो रिड्यूस क्यों हो जाती है कार्बन सैम्पल की, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली रैंडम नेचर का मतलब क्या है। रैंडम नेचर का अगर आपने मतलब पढ़ा तो आपको पता है कि सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके बोल रहे होते हैं, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके बोल रहे होते हैं हम, कि रैंडम नेचर ऑफ डिके का मतलब एक तरह से ये भी है कि किसी भी डायरेक्शन में डिके हो सकता है, एक तो ये, और फिर के नेक्स्ट कौन सा डिके होगा आपको ये नहीं पता, बट उसको मैथमेटिकली हम ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, यानी कि जो डिके कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम वो बराबर रहती है। अब हमें ये समझना है कि भाई देखो, अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो n तो डिक्रीज़ कर रहा है ना, ये तो डिक्रीज़ कर रहा है, तो एक्टिविटी जो है वो हमारी वो n लैम्डा या लैम्डा मल्टीप्लाई बाय n होती है। अगर ये चीज़ कांस्टेंट है और ये डिक्रीज़ कर रही है तो a और n आपस में प्रोपोर्शनल है, n कम होगा तो हमारे पास, यानी कि कार्बन के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम होंगे, ये वाला जो ग्राफ मैं पहले बना के दिखा रहा था, तो एक्टिविटी ऑफ कार्बन को भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो डिके कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, n कम होता है तो a को भी कम होना चाहिए क्योंकि a n से प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो रैंडम नेचर ऑफ डिके मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके पर यूनिट टाइम रिमेन्स कांस्टेंट, full stop. Since the number of carbon nuclei decreases, therefore the activity also decreases, since they both are proportional to each other. Alright, आगे चलेंगे। State with reasons whether a radiation detector, यानी कि GM tube वगैरह placed near the sample of 11 indicates a measured count rate, from the sample. काउंट रेट जो है वो लेस होगा, सेम होगा या ग्रेटर होगा देन द एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल। काउंट रेट का जो लफ्ज़ है इसका मैंने अपने नोट्स में वैसे ज़बानी लिखा हुआ है, और एक्टिविटी का जो लफ्ज़ है ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्टिविटी वो है जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर यूनिट टाइम निकल रही है हमारे सैम्पल में से। तो अब ये आपका सैम्पल है, इसमें से यूँ रेडिएशन निकल रही है और डिटेक्टर आपका यहाँ रखा हुआ है। तो पहले तो मुझे ये बता दो, रीज़न्स बोला है उन्होंने, तो रीज़न्स भी मल्टीपल होंगे, लेकिन ये कि सबसे आसान रीज़न ये है कि एक्टिविटी तो ये है कि जो सारी उसमें से निकल रही है रेडिएशन, लेकिन भाई मुझे ये बताओ कि डिटेक्टर तो एक तरफ रखा हुआ है ना, तो क्या उसकी सारी एक्टिविटी को कैप्चर कर सकता है? नहीं कर सकता ना, वो तो सिर्फ एक डायरेक्शन में मेजर कर रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, राइट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। तो इसकी वजह से हम पहले ही कह सकते हैं कि एक्टिविटी तो जो है वो ज़्यादा होगी और काउंट रेट उससे कम होगा, ठीक है। तो पहले हम इस बात को स्टेट कर दें, काउंट रेट विल बी लेस देन द एक्चुअल एक्टिविटी ऑफ द सैम्पल, फुल स्टॉप। जो मेजर्ड काउंट रेट है जो डिवाइस से आता है वो एक्चुअल एक्टिविटी से हमेशा कम ही होता है। अब उसकी रीजंस, पहला रीज़न क्या है, रेडिएशंस आर emitted in all directions but the detector can only capture the radiations in one direction, full stop. और हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि भाई हमारे पास जो रेडिएशन है हो सकता है वो हमारे क्या कहते हैं डिटेक्टर तक पहुंच ही ना रहा हो, ठीक है। कुछ मतलब कुछ रेडिएशन जो है वो इससे पहुंचने पहले तक ही एब्जॉर्ब हो जाए, वो कहीं एयर के पार्टिकल के साथ जो है वो
अपनी जो है वो आयनाइजेशन कर ले और वहाँ पे वो क्या कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये हो सकता है सम एमिशंस आर एब्जॉर्ब बिफोर रीचिंग द डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद ये भी है कि कुछ रेडिएशन इससे निकलने से पहले ही यहाँ पे जो है वो एब्जॉर्ब हो सकती है, स्कैटर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये कि अगर मल्टीपल पार्टिकल्स एक साथ एंटर हो रहे हैं तो वो साइमल्टेनियसली एक ही पार्टिकल को जो है वो आयनाइज करवा दें एयर के, या उसके अंदर जो आयनाइजेशन हो रही है, इसके अंदर गैस की जो आयनाइजेशन हो रही है, मतलब उसके डिटेक्शन का जो मेथड है वो फिर एक ही पार्टिकल को रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो कोई भी लॉजिकल पॉइंट आप दूसरा यहाँ पे लिख सकते हैं। मुझे सबसे बेहतर ये लगता है कि यहाँ से तक पहुँचने में कुछ पार्टिकल पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो एयर के साथ आयनाइजेशन कर लेंगे, तो वो हमारे पास डिटेक्ट ही नहीं होंगे। तो एक और रीज़न में क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, some particles may be absorbed before reaching the detector। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको फिनिश करते हैं और फिर उसके बाद स्टेट हबल्स लॉ, आइडेंटिफाई एनी सिंबल्स दैट यू यूज़। हबल्स लॉ ये है, और इसके अंदर अब सारे सिंबल्स को एक्सप्लेन कर दें। सारे सिंबल्स क्या हैं जल्दी जल्दी से बता दें। ये है स्पीड ऑफ रिसेशन रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सी, जिसका आप मेजर कर रहे हैं डिस्टेंस फ्रॉम द एंड द ऑब्जर्वर। इसको आप ऐसे लिखते हैं, और अगर आप पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं तो एच नॉट को आप लिखते हैं हबल्स कांस्टेंट, लेकिन ये बात ठीक है, इस तरह भी सही है। तो हमने इस बात को इस तरह लिख दिया और सिंबल्स का एक्सप्लेन कर दिया कि जो है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस तरह लिख दिया, लेकिन आप पूरी चीज़ को वर्ड्स में भी लिख सकते थे, ठीक है। स्टार ऑफ लुमिनोसिटी दिस मच हैज़ अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच फ्रॉम अर्थ, कैलकुलेट द रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी एट अर्थ ऑफ द स्टार। रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है L/4πd²। ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ये L आपको दिया हुआ और ये D आपको दिया हुआ है, बस यहाँ से आपने कैलकुलेट करना है, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। L जो होता है वो स्टार की टोटल पावर होती है, राइट। इसको स्क्वायर करना भूलना, इसको आप स्क्वायर करेंगे, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आना चाहिए 9.3 टाइम्स 10 टू द पावर -19, ऑलराइट। उसके बाद कह रहे हैं द स्टार इन बी इज इन अ डिस्टेंस गैलेक्सी, द स्पेक्ट्रल लाइन is known to have this wavelength, the spectral line from the galaxy observed has this wavelength। अब ये क्या है, नॉन वेवलेंथ उसकी स्पेक्ट्रल लाइन की ये आती है, लेकिन ऑब्जर्व की जा रही है ये गैलेक्सी क्या कर रही है, इट इज़ मूविंग। इससे क्या कनेक्शन निकलता है कि गैलेक्सी इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ एंड दैट मीन्स कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो सारी बात जो हम इस चैप्टर में करते हैं। लेकिन इसी वजह से डॉपलर रेड शिफ्ट हो रहा है और डॉपलर इफेक्ट की वजह से ये वेवलेंथ हमें लॉन्गर ऑब्जर्व हो रही है। डॉपलर इफेक्ट की सारी रिविजन है। खैर, explain why this wavelength is different from the wavelength that is known। so observe wavelength क्यों different है, अब बस बात को explain कर देते हैं। the galaxy is moving away from the earth, full stop। according to Doppler effect the observed wavelength will be more than the known wavelength, full stop। this is known as Doppler redshift। डॉपलर determine any value for the Hubble constant H0। so Hubble constant H0 है
एच नॉट जो है उसको आपने निकालना है, बहुत आसान है। ये फार्मूला मैंने शुरू में लिखा था, यहाँ से आपने निकालना है दोनों चीज़ों की वैल्यू। आप यहाँ से नहीं, इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान? क्योंकि ये तो आपको पता है, ये आपने निकालना है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता ना। तो उससे पहले आपको रेड शिफ्ट यूज़ करके और वेवलेंथ का डेटा यूज़ करके वो यूज़ करना पड़ेगा। तो रेड शिफ्ट का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा। यहाँ पे नोन वाली वेवलेंथ आती है और यहाँ पे नोन और ऑब्जर्व्ड का डिफरेंस आता है, और ये आती है स्पीड जो कि हमें चाहिए, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 486 और 492 का डिफरेंस क्या है? चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, 492 माइनस 486। नीचे कौन सी वाली आएगी? नोन वाली वेवलेंथ, तो 486 आएगी। यहाँ पे v लिखना है। हो गया। अब आप v की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। v की वैल्यू आ रही है 3.7 टाइम्स 10 टू द पावर 6। h नॉट आपका अननोन है, और d की वैल्यू क्या है वो आपको उन्होंने शुरू में दी हुई थी इस क्वेश्चन में, 1.8 टाइम्स 10 टू द पावर 24। तो h नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 2.1 टाइम्स 10 टू द पावर -18। ऑलराइट, ये हो गया हमारा पेपर कंप्लीट। पार्ट 2 के साथ पार्ट 1 और पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ऑलराइट, चलो जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।